हेलो बच्चों, पिछले वीडियो सेशंस में मैंने आपको लॉग फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, लॉगरिथम फंक्शन इफ यू रिमेंबर। एंड मैंने आपसे कहा था कि लॉग फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं आप उनको याद कर लें। आई होप आप लोगों ने लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लिया है। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार लॉग फंक्शन की सभी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास की आगे की स्टडी शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आप लोग मेरे पीछे पीछे उस प्रॉपर्टी को बोलते जाएं, और एक बार जब मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख दूंगा तो आप लोग वीडियो पॉज कर लें और बिना देखे अपनी कॉपी पर वो प्रॉपर्टीज रफ कॉपी पर एक बार फिर से लिखें, ताकि आप लोगों को भी सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो जाएं। बार बार लिखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी बात। ऑलराइट, तो मैं वन बाय वन लॉग की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखा रखी हैं उनको आज फिर से एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी लॉग की मैंने सिखाई थी, लॉग ए एट बेस बी। इसमें ये जो ए है दिस शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं लिया जाता है, अलाउड नहीं है। लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का होता है, जीरो का भी नहीं ले सकते। तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये कंपलसरी है। लॉग का जो बेस है वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो बेस ऑफ लॉग शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो भी नहीं ले सकते, नेगेटिव भी नहीं ले सकते। और जो लॉग का बेस है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू वन। लॉग के बेस को वन लेना अलाउ नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर टू, लॉग वन फॉर एनी बेस इज जीरो। कल के सेशन में मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करके दिखाया था, अगर आपको याद है। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर टू है इसे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 9 की हेल्प से प्रूफ किया था, ठीक है, आपको याद ही होगा। चलो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी बोलो? किसी नंबर का लॉग एट सेम बेस इक्वल टू होता है 1। तो सेम नंबर का सेम बेस के लिए लॉग होता है 1। प्रॉपर्टी 4 क्या है? लॉग फंक्शन मल्टीप्लाई को प्लस बना देता है। तो लॉग ए इंटू बी अगर लिखा है तो दिस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो अगर लॉग के सामने दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो इन दोनों नंबर्स का लॉग आपस में प्लस हो जाता है। तो लॉग मल्टीप्लाई को प्लस बना देता है। प्रॉपर्टी 5, मल्टीप्लाई को लॉग प्लस बनाता है, और अगर दो नंबर डिवाइड है और आपने लॉग लिया है तो इन दोनों नंबर्स का लॉग माइनस हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। और मैंने बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं, जहां भी लॉग का बेस मैंने नहीं लिखा है, बेस जहां भी नहीं मेंशन है, वहां पे आपको यह समझना है कि दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एवरी वैलिड बेस। आप कोई भी वैलिड बेस लो, मतलब ये प्रॉपर्टी हर बेस के लिए एग्जिस्ट करती है। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एवरी वैलिड बेस। वैलिड बेस का मतलब है बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव नहीं लेना है, जीरो भी नहीं लेना है, ग्रेटर देन जीरो। और लॉग का बेस आप कभी भी 1 नहीं ले सकते हैं, 1 के अलावा कोई और होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक। वो तो पहली प्रॉपर्टी में ही क्लियर हो गया है। तो दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने यहां पे बेस शो नहीं किया है, तो आपको यह समझना है कि दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एवरी पॉसिबल बेस, ठीक है, एवरी अलाउड बेस। चलो, प्रॉपर्टी 6 याद है? प्रॉपर्टी 6 क्या थी? लॉग के सामने अगर एक नंबर की पावर दूसरा नंबर है तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है। तो दिस इज इक्वल टू बी लॉग ए। तो लॉग को पावर्स नहीं पसंद है, पावर आगे आ जाती है।
तो log a पावर b इज इक्वल टू b log a। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, याद ही होना चाहिए वैसे तो, आपको याद करने के लिए कहा है मैंने। अगली प्रॉपर्टी को कहते हैं चेंज ऑफ बेस। तो प्रॉपर्टी 7, इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आपको लॉग का बेस चेंज करना है, आपके पास log a एट बेस b है और आपको ये बेस b पसंद नहीं है, आप चाहते हो कोई और बेस हो जाए, तो आपको लिखना है log a बेस b है, आपको लिखना है log a डिवाइडेड बाय log b, log a डिवाइडेड बाय log b। और ऐसा लिखने के बाद जो बेस आपको चाहिए वो बेस आप ले सकते हो। अब इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस मैंने सिखाया था। मान लो कि आप बेस को लेते हो a बेस ले रहे हो, ठीक है, b बेस है लेकिन ये b बेस आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हो a बेस हो जाए, तो log a एट बेस b, इसको लिख लिया log a अपॉन log b, और बेस a लेना है तो बेस a ले लिया। अब ये जो न्यूमरेटर है log a बेस a, उसकी वैल्यू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर है log b बेस a। तो इसको मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएंगे तो ये a और b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अभी log a बेस b है, अगर डिनोमिनेटर में जाएंगे तो log b बेस a हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये बेस और ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर से ऊपर आते हैं, log डिनोमिनेटर में है ऊपर लाते हैं, तो भी बेस और नंबर की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं ये बात, और क्वेश्चन करते समय ये सभी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर किसी नंबर की पावर है log, तो ये जो log है ये पावर में है, लेकिन log का बेस सेम नंबर है, log का जो बेस है वो सेम नंबर है, तो जो log के सामने लिखा है वही आंसर है। अगर किसी नंबर की पावर log है और log का बेस वही नंबर है जिसकी पावर पे log गया है, तो ये और ये सेम है, तो जो log के सामने लिखा होता है वही आंसर होता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी बताया था, लास्ट प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं जादू। अगर log a बेस b इक्वल टू c है, log a बेस b इक्वल टू c है, तो a को उधर भेजो, c को इधर ले आओ, तो दिस कैन बी रिटन एज c इधर आ गया, b पावर c इक्वल टू a को उधर भेजो, c को इधर ले आओ, c इधर आएगा तो इस b की पावर बन के आएगा और log हट जाएगा। ठीक है, ये है log की 9 प्रॉपर्टीज जो मैंने पिछले वीडियो सेशंस में आपको 2-3 बार सिखाई, समझाई, याद करवाई है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि इन प्रॉपर्टीज को याद कर लो। जो बच्चे मेरी बात मानेंगे आगे चल के उनको इसका फायदा मिलेगा, जो बच्चे नहीं मानेंगे, जिस भी क्वेश्चन में log की जरूरत पड़ेगी आप उस क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी बच्चों को चाहिए कि ये log की सभी प्रॉपर्टीज याद करें और हर थोड़े दिन में वापस से इनको रिवाइज कर लें। 3 दिन से तो मैं ही आपको रिवाइज करा रहा हूं, अब हर रोज तो नहीं कराऊंगा, तो ये आपका फर्ज है कि हर हफ्ते में जितना कुछ पिछले हफ्ते सिखाया जा रहा है उस पूरे हफ्ते की पढ़ाई को एक बार अच्छे ढंग से रिवाइज करना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सब लोग वीडियो पॉज कर दीजिए, रफ कॉपी पर बिना देखे log की ये सभी प्रॉपर्टीज आप लोग नोट कर लीजिए। कल मैंने होमवर्क दिया था कि प्रॉपर्टी 8 को प्रूफ करके दिखाना है, वो मैं अभी करता हूं।
पहले आप लोग वीडियो पॉज करके रफ कॉपी पर ये सभी प्रॉपर्टीज बिना देखे नोट करिए एक बार, पता तो चले कि कितने बच्चों ने याद किया है प्रॉपर्टीज को। बिना देखे लिखना है। पॉज कर दो इस वीडियो को। आई होप आप सभी बच्चों ने वीडियो पॉज करके रफ कॉपी पर ईमानदारी से बिना देखे लॉग की ये सारी प्रॉपर्टीज नोट की होंगी। मुझे विश्वास है कि करीब करीब सारे बच्चों को लॉग की प्रॉपर्टीज अब याद हो गई हैं, क्योंकि 3 दिन से मैं लिखवा रहा हूं, अब तो याद हो ही गई होंगी। इतना कमजोर दिमाग तो किसी का नहीं होता कि 3 दिन से लिख रहे हैं अभी भी याद ना हो। लेकिन बच्चों एक बात समझने वाली है, आपको मैंने याद करवा दिया है, अब इसको भूलना मत। अब होगा क्या, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़े दिनों में भूल जाओगे, इसलिए रिवाइज जरूर करते रहना बीच बीच में, ठीक है। अब होमवर्क पर आते हैं। होमवर्क क्या दिया गया था? प्रॉपर्टी 8 को प्रूफ करने का टास्क मैंने आपको दिया था। तो चलो अब मैं करके दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करो कैसे हो रहा है प्रूफ। तो प्रॉपर्टी 8 को मैं प्रूफ करूंगा प्रॉपर्टी 9 की हेल्प से। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? a पावर log b बेस a इक्वल टू क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू x, तो लेट कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू x है, ऐसा हम मान लेते हैं कि a पावर log b बेस a वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू x। अब बताओ हमें प्रूफ क्या करना है? आराम से सोचो, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो x है यही b है। तो ये जो x है दिस इज इक्वल टू b, ये प्रूफ करना है बेसिकली, राइट। तो हमने मान लिया कि ये x है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये x b के बराबर है। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो प्रॉपर्टी 8 प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब चलो प्रॉपर्टी 9 को यूज करते हैं। कल मैंने सिखाया था कि अगर लिखा है 2 पावर 3 इक्वल टू 8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग की मदद से 3 को उधर भेज देंगे, 8 को इधर ले आएंगे। 3 को उधर भेज देंगे, 8 को इधर ले आएंगे, और ये जो 2 है ये बन जाएगा लॉग का बेस। तो 2 पावर 3 इक्वल टू 8, इसको लिखा जा सकता है लॉग, ये जो 2 है ये बन गया बेस, 8 इधर आ गया और 3 उधर चला गया। ऐसे ही तो करते हैं, कल भी सिखाया था। चलो एक बार और प्रैक्टिस करो, एक बार और प्रैक्टिस करो। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो मैं कुछ रिलेशन दे रहा हूं, उसको ऐसे ही लॉग में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक। तो 2 पावर 4 इक्वल टू 16, इसको लॉग फॉर्मेट में चेंज करो। 5 क्यूब इज 125, इसको लॉग फॉर्मेट में चेंज करो। 3 क्यूब इज 27, इसको लॉग फॉर्मेट में चेंज करो। प्रैक्टिस के लिए ये 3 क्वेश्चन करो जल्दी से। लॉग फंक्शन में इसको चेंज करो, इस रिलेशन को, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वीडियो पॉज करके जल्दी से करो इसे।
कर लिया? चलो मैं आंसर बता रहा हूं, मैच करो। 4 उधर 16 इधर, तो इसको लिखा जा सकता है log 16 इस तरफ आया, 4 उस तरफ गया और ये 2 बन गया बेस। तो दिस कैन बी रिटन एज log 16 base 2 इक्वल टू 4। ओके, अच्छा इधर देखो, इसमें ये जो 5 है, 5 बन गया बेस, 3 उधर 125 इधर, तो 125 इस साइड आया इक्वल टू 3। तो ये जो रिलेशन है ये बन गया log 125 बेस 5 इक्वल टू 3। और देखो ये क्या बनेगा, जो पावर वाला 3 है वो राइट हैंड साइड में, 27 लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा log 27 को इधर पकड़ लाए, पावर वाले 3 को उधर भेज दिया, और ये जो 3 है ये log का बेस हो गया। तो log 27 बेस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, सेम चीज मैं चाहता हूं जैसे आपने 2 पावर 4 इक्वल टू 16 के लिए किया है, सेम चीज मैं चाहता हूं आप इसके लिए करें। ठीक है, सेम चीज जो आपने वहां कर रखी है वही आप इसके लिए करके दिखाएं। 2 मिनट दे रहा हूं, सेम चीज जो आपने यहां की है वही इस चीज के लिए भी करो, इस रिलेशन के लिए भी सेम चीज को अप्लाई करो। 2 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑलराइट, टाइम अप हो गया। चलो मैं कर रहा हूं, मैच करो। देखो तो क्या होगा, ये जो पावर है ये पावर राइट हैंड साइड पे, ये x लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये जो a है ये बन जाएगा बेस। तो अगर मैं इसको, ये जो लिखा हुआ है रिलेशन, इसको लॉग फॉर्मेट में चेंज करूं तो x लेफ्ट हैंड साइड पर, a बन जाएगा बेस। तो आई कैन राइट लॉग a बन गया बेस, a बन गया बेस, x आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वल टू ये जो पावर है ये राइट हैंड साइड पर, लॉग b बेस a। आया समझ में? कितने बच्चों का सही हुआ था? वैसे 2 मिनट का काम नहीं था ये, उनके लिए जिनको प्रॉपर्टी याद है वो फटाफट कर सकते हैं। पहली बात प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, दूसरी बात थोड़ी आपने प्रैक्टिस की होगी तो फटाफट कर पाओगे। अब देखो लॉग क्या होता है, फंक्शन होता है, याद है? व्हाट इज लॉग? लॉग इज अ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ लॉग फंक्शन है।
तो क्या ये लॉग से लॉग काट सकते हैं? क्या ये लॉग से लॉग काट सकते हैं? सिखाया था मैंने, फंक्शन कटते नहीं है, हटते हैं। फंक्शन कटते नहीं है, काटने का मतलब डिवाइड कर दिया। डिवाइड तब होना अलाउ है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता, फंक्शन क्या होता है? अप्लाई होता है। देखो पिछले क्लास की नॉलेज अब यूज होने लगी है, ऐसे ही लॉग वाली नॉलेज आगे वाले क्लासेस में यूज होने लगेगी। तो जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको पिछले एक हफ्ते में सिखाई है, उन छोटी छोटी बातों को जोड़कर ही आपकी नॉलेज बिल्कुल क्लियर होगी, और जब आपकी नॉलेज सही होगी तभी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करोगे एक दिन। तो जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, चाहे तो वीडियो को 2-2 बार देख लो, लेकिन सारी बातों को दिमाग में स्टोर करना होगा धीरे धीरे। ओके, तो ये लॉग से लॉग को काट नहीं सकते। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स अब इतने समझदार हो गए हैं कि उनको ये बात समझ में आती है कि फंक्शंस कटते नहीं हैं, फंक्शंस हटते हैं। तो मैं लिख रहा हूं रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स। ये जो लॉग फंक्शन है इसको हम दोनों साइड से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो लॉग रिमूव हुआ। अब लॉग रिमूव हुआ तो ये बेस भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बेस लॉग के साथ रहता है। तो रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट x इक्वल टू बी। इधर से लॉग हटा, इधर से लॉग हटा, तो x इक्वल टू बी बच गया। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था ना, x इक्वल टू बी। तो इसकी वैल्यू b है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है, बेसिकली प्रॉपर्टी 9 से बनी है। प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी 9 का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो लॉग की मैंने आपको 9 प्रॉपर्टीज याद करवाई हैं, ये 9 प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा सभी बच्चों को कि वो लॉग की सभी 9 की 9 प्रॉपर्टीज याद रखें, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी आप प्रूफ नहीं करते बैठोगे। एग्जाम में तो टाइम कम होता है ना, तो आपको याद करना होगा ताकि एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आप लोग से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को लॉग की ये 9 प्रॉपर्टीज याद करनी है। वैसे मैं 3 दिन से आपको याद करवा रहा हूं, तो आधा काम तो मैंने कर दिया है। देखो मैं आपका टीचर हूं, मेरा फर्ज है कि जो बच्चे याद नहीं भी कर रहे हैं उनको भी याद हो जाए। तो बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें तो आपके दिमाग में अपने आप ही चली जाएंगी, अगर आप सिर्फ मेरी बात को सुनते जाओ और जो मैं क्लास में करवा रहा हूं उसे करते जाओ, बहुत कुछ तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छे बच्चों को मैं एडवाइस दूंगा कि जब क्लास खत्म हो जाती है और आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको चाहिए कि लॉग की ये प्रॉपर्टीज को 3-4 बार बिना देखे लिख लो, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, दिमाग से बाहर ना निकले कभी भी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्या आप लोग इसको पहचानते हो? पहचानते ही होंगे, ये हमारा जाना पहचाना नंबर है, इसको कहते हैं पाई। बड़े कमाल का नंबर है ये, इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इट्स अ मिस्टीरियस नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो ना जाने कितनी बार ये पाई का यूज होता है। इस पाई की वैल्यू क्या होती है? तो बच्चों इस पाई की वैल्यू होती है 3.14, लेकिन ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है। दिस इज एन अप्रॉक्स वैल्यू। 3.14 पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.14। कुछ बच्चे पाई की वैल्यू को 22/7 लिखते हैं। 22/7 वो भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आप 22 और 7 को डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 पे पहुंच जाओगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? इट इज 3.14 अप्रॉक्सीमेट। तो बच्चों जैसे
मैथमेटिक्स में एक नंबर है पाई, वैसे मैथमेटिक्स में एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, उस नंबर को लिखते हैं ई लिखते हैं, सिंबल है उस नंबर के लिए। जैसे 3.14 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू पाई है, वैसे ई एक और नंबर है जो कि मैथमेटिक्स में बार बार यूज होता है, इंपॉर्टेंट नंबर है। और ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.72। E is approximately 2.72। ये जो E है नंबर, it is called natural base of log। This is called natural base of logarithm। तो ये जो log फंक्शन है, उस log फंक्शन का नेचुरल बेस है E। अब ये नेचुरल बेस का क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। अगर मैंने कभी लिखा log x लिखा सपोज, और मैंने इसका बेस मेंशन नहीं किया, तो अगर बेस मेंशन नहीं किया तो आपको मानना है कि बेस इज ई। बेस अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको मानना है बेस इज ई। वाई? क्योंकि ई इज द नेचुरल बेस, मतलब नेचुरली ये होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर बेस नहीं दिख रहा है तो उसे मान लेना है, तो क्या मान लेना है? ई इज द नेचुरल बेस। अगर ई बेस नहीं है तो बताना जरूरी है, जैसे 3 लिखा है तो log x बेस 3, अभी कितना बेस है? 3। अब ये 3 बेस बताना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहां पे बेस ना लिखूं तो आप इसको समझोगे क्या बेस समझोगे? ई। ओके, तो while solving problems, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो कि हम अभी करने वाले हैं, while solving problems, E is understood base of logarithm function। तो ये जो log फंक्शन है हमारा, इस log फंक्शन में अगर बेस क्वेश्चन में लिखा ना जाए तो आपको क्या समझना है? बेस इज ई। ई की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.72। ठीक, तो आप लोग वीडियो पॉज करो और ये पूरी चीज अपनी कॉपी पे नोट करो, ये काम की बात है। पाई की वैल्यू है 3.14 अप्रोक्सीमेट। जैसे पाई एक नंबर है, वैसे मैथमेटिक्स में एक और नंबर यूज होता है ई। जैसे पाई होता है वैसे ई होता है, केवल वैल्यू का फर्क है। पाई की वैल्यू 3.14 है अप्रोक्सीमेट, उसी तरह ई की वैल्यू है 2.72 अप्रोक्सीमेट। एंड दिस ई इज कॉल्ड नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम। और नेचुरल बेस का मतलब क्या है? नेचुरल बेस का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में लॉग का बेस ना लिखा हो तो आपको मान लेना है कि बेस ऑफ द लॉग इज ई। तो while solving problems, E is understood base of logarithm function। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये बात अपनी कॉपी पे नोट करो, काम की बात है। कर लिया नोट? ओके, तो बताओ बेटे, log 10 इसका बेस क्या है? तो मैंने बेस मेंशन नहीं किया है, तो आप कौन सा समझोगे बेस? ई। लेकिन अगर मैं मेंशन कर दूं log 10 बेस 2, तो अब इसका बेस क्या है? अब तो मैंने मेंशन किया है, तो जो मेंशन किया है वही बेस है। अब तो मेंशन हो गया ना, तो अब तो दिख रहा है बेस है 2। अगर मेंशन ना किया जाए, अगर क्वेश्चन में लिखा ना हो, तो अंडरस्टूड मानना है कि बेस ऑफ द लॉग इज ई। ठीक है,
तो व्हाट इज ई? ई इज नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप मान के चलेंगे कि लॉग का बेस ई है। एक और बात समझो, लॉग एक्स बेस ई, तो बेस क्या है बेटा? अब मैंने मेंशन कर दिया ई। अगर मैं नहीं मेंशन करता तो आप मान के चलते ई। मेंशन कर दिया, ज्यादा अच्छा। नहीं मेंशन किया तो अंडरस्टूड है कि बेस ई है। तो log x बेस ई, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज ऑल्सो रिटन एज ln x। क्या लिखते हैं? ln x। n मतलब नेचुरल, l मतलब लॉगरिथम, तो ln x इट इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। और नेचुरल लॉगरिथम का मतलब बेस ई वाला लॉग। सिंपल बात है, लॉग बेस ई, इसको ln भी लिखा जाता है। ठीक, तो आप अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, नीचे लिख लो ln x डिनोट्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। नोट कर लो, log बेस ई को, log बेस ई को ln भी लिखा जाता है। तो आपकी मर्जी है, आप log बेस ई लिखें, आप ln लिखें, एक ही बात है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लिखें। आगे बात समझ में? एक आखिरी बात, आपको याद है बच्चों फंक्शन क्या होता है? बहुत बार बता चुका हूं मैं, जब से क्लासेस शुरू हुई हैं। मैंने आपको सिखाया था फंक्शन एक मशीन जैसा होता है, जिसमें एक नंबर डालते हैं तो दूसरा नंबर बाहर आता है। तो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, और हमने एक नया फंक्शन पढ़ा है लॉग, ये भी फंक्शन है। होल स्क्वायर ये भी फंक्शन है, होल क्यूब ये भी फंक्शन है, अंडर रूट इज अ फंक्शन। तो ये सभी फंक्शंस हैं, बता चुका हूं मैं। एक बात और बताई थी, फंक्शन कभी अकेला नहीं होता, कोई ना कोई होना चाहिए जिस पर फंक्शन अप्लाई किया गया है। अकेला फंक्शन नॉनसेंस होता है। तो कॉस, इसके आगे कुछ लिखना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं एक्स, tan x, log x, x स्क्वायर, x क्यूब, अंडर रूट x। किसी ना किसी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए फंक्शन। फंक्शन कभी अकेला नहीं रह सकता, अगर अकेला है तो वो नॉनसेंस है। ये बात भी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। एक बात और बताई थी, इस दुनिया में कितने फंक्शंस होते हैं? इनफाइनाइट। अब मान लो कि मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सभी फंक्शन के लिए करेक्ट है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सभी फंक्शंस पे अप्लाई हो सकती है, मतलब एक जनरल बात जो सभी फंक्शंस के लिए होती है। ऐसी बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो जब मैं सभी फंक्शंस की कलेक्टिव बात कर रहा हूं, मतलब मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो सभी फंक्शंस पे अप्लाई होती है, तो मैं फंक्शन को लिखता हूं एफ। एफ फॉर फिश नहीं, एफ फॉर फंक्शन। बड़े हो जाओ अब। तो व्हाट इज दिस एफ? एफ इज अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कोई भी फंक्शन। और फंक्शन कभी अकेला नहीं होता, तो इट इज अप्लाइड ऑन एक्स। तो व्हाट इज एफ? एफ इज अ फंक्शन अप्लाइड ऑन एक्स। और ये एफ कौन सा फंक्शन है? दिस कैन बी एनी फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, लॉग फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, कोई भी हो सकता है। तो अगर मैंने लिख दिया एफ एक्स, मतलब मैं सभी फंक्शंस के लिए अपनी बात को कह रहा हूं। ठीक है? तो व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ मीन्स एनी फंक्शन, एनी फंक्शन अप्लाइड ऑन एक्स। तो इसको भी अपनी कॉपी पे नोट करिए आप लोग।
stands for any function of x. Any function of x. Of x या function applied on x. तो this f is any function, कोई भी फंक्शन हो सकता है. तो अगर मैंने लिखा sin x, तो मैं कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं? साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं. अगर मैंने लिखा tan x, अब मैं कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं? tan फंक्शन की. अगर मैंने लिखा log x, तो मैं कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं? log फंक्शन की. लेकिन अगर मैंने लिखा fx, तो अब मैं कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं? एनी फंक्शन. मतलब जो बात अब मैं करूंगा वो सभी फंक्शंस के लिए वैलिड है. ठीक है, तो ये सेंटेंस नोट करो. fx stands for any function of x. f is any function. नोट करो इसे. चलिए अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन. तो चैप्टर का नाम लिखिए अपनी कॉपी पे, डिफरेंशिएशन. दिस इज चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज चैप्टर नंबर 2. वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन 10th क्लास तक बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, तो ये सभी बच्चों के लिए बिल्कुल नया है. मैथ्स वाले बच्चों ने भी पहले नहीं सीखा है, बायो वाले बच्चों ने भी पहले नहीं सीखा है. तो ये बिल्कुल नया चैप्टर है. मैं बिल्कुल जीरो से सिखाना शुरू करूंगा. तो अगर आपने पहले कभी नहीं इस डिफरेंशिएशन को सीखा है तो भी आप लोग सीख सकते हो. थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर को सीखने के लिए, और थोड़े फॉर्मूले मैं आपको दूंगा वो याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे. तो चैप्टर का नाम लिख लिया, डिफरेंशिएशन. ओके. तो बच्चों अगर कभी लिखा हो पढ़ो, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसको ऐसे पढ़ा जाता है dy by dx. कैसे पढ़ते हैं? dy by dx. और इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx represents differentiation of y with respect to x. तो ये जो मैंने WRT लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है, with respect to का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक, क्या लिखा हुआ है ये? इसको पढ़ो. इसको पढ़ते कैसे हैं? dy by dx. फिर से बोलो कैसे पढ़ते हैं? dy by dx. and this represents differentiation of y with respect to x. तो आप लोग अपनी कॉपी पे चैप्टर का नाम लिखिए. चैप्टर का नाम लिखने के बाद ये सेंटेंस नोट करिए. 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करिए. ओके, एक बार फिर से समझा रहा हूं. इसको पढ़ा जाता है dy by dx. कैसे पढ़ते हैं? बोलिए. dy
वाई बाय डी एक्स, और दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, कैसे पढ़ते हैं इसको एक बार फिर से बताओ। डी वाई बाय डी एक्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वाई ऊपर चला जाएगा, एक ही बात है, दीज आर इक्वल। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो पढ़ा जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर ऐसा लिखा जाए तो कैसे पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। मीनिंग सेम है, मीनिंग इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर ये लिखा है तो पढ़ेंगे डी वाई बाय डी एक्स, और अगर ये लिखा है तो पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, नोट करो, नेक्स्ट लाइन में नोट करो, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, अब मैं आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूले बता रहा हूं तो जो अच्छे बच्चे उनको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले तो याद करने पड़ते हैं। तो अब मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, अगर आपने याद कर लिया तो डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन आपसे अटकेगा नहीं, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन लगेगा नहीं, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। मतलब डिफरेंशिएशन पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, आपको वो फॉर्मूले याद करने होंगे सारे के सारे। ठीक, तो वन बाय वन मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। ठीक है, ओके, तो इसे मैं मिटाने जा रहा हूं अभी। हेडिंग डालिए फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ddx ऑफ c। अब ये c कौन है बच्चों, c है एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है 0। याद कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। ddx ऑफ c, इसको कैसे पढ़ेंगे, ddx ऑफ c। अभी बताया था कैसे पढ़ा जाता है, ddx ऑफ c, और इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। ये पहला फॉर्मूला है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे, ddx ऑफ x पावर n पढ़ेंगे इसको। आपने भी यही पढ़ा था, ddx ऑफ x पावर n, ये होता है बच्चों n x पावर n माइनस 1। फिर से पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे, ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। हो गया, चलो नंबर 3, ddx ऑफ साइन x। कैसे पढ़ेंगे, ddx ऑफ साइन x, ये होता है बच्चों cos x। सिंपल है, ddx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। फॉर्मूला नंबर 4, ddx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x। ddx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x। फॉर्मूला नंबर 5, ddx ऑफ tan x। अब कुछ बच्चे बोलेंगे साइन x का cos x हो गया तो tan x का cot x होना चाहिए। ये कौन सी बात हुई, डिफरेंशिएशन हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में थोड़ी चेंज कर रहे हैं। जी हां, कोई लॉजिक नहीं लगाना यहां पे, ये फॉर्मूले इनको याद करना है। तो ddx ऑफ tan x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। ddx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 6, ddx ऑफ cot x, ये होता है बच्चों
माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला नंबर 7, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, दिस इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x। अगला डी डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। नंबर 9, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 11, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 12, डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या था, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, पहले ये 12 फॉर्मूले नोट करो। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बची है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये 12 फॉर्मूले एक बार नोट करिए, फिर मैं कुछ और फॉर्मूले भी दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट करो। पॉज दिस वीडियो, नोट दिस डाउन। कर लिया बच्चों नोट? अब मैं इधर वाले फॉर्मूले एक बार इरेज कर रहा हूं। ओके, फॉर्मूला नंबर 13 देखो, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 14, डी डी एक्स ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 15, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू e power x, डी डी एक्स ऑफ e power x इक्वल टू e power x। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 16, डी डी एक्स ऑफ a power x इक्वल टू a power x इंटू log a base c।
नोट करिए ये 4 फॉर्मूले और नोट करिए। हो गया नोट? चलिए फॉर्मूला नंबर 17, डरो मत, बस खत्म होने वाले हैं, ऐसे चलते नहीं जाएंगे, बस 18 फॉर्मूले हैं टोटल। तो फॉर्मूला नंबर 17 इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। अभी बताया था, याद है, लॉग एक्स बेस ई को और क्या लिख सकते हैं, ln x। तो फिलहाल तो मैं log x बेस ई लिख रहा हूं, एंड दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई इक्वल टू 1 बाई एक्स। फॉर्मूला नंबर 18, डी डी एक्स ऑफ log x बेस a, इट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log a बेस e। और बच्चों ये जो log a बेस e है, इसे और क्या लिख सकते हैं, ln a। ln a क्या लिख सकते हैं, ln a। अभी बताया था log बेस e अगर है तो उसे ln लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है डिफरेंशिएशन के 18 फॉर्मूले। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है, ये 18 के 18 फॉर्मूले पी जाओ। आपने सही सुना, पी जाओ, मतलब बिल्कुल एकदम इनको याद कर लो, एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए ये फॉर्मूले। कल संडे है, आपके पास पूरा मौका है इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे ढंग से याद करने का। तो कल के दिन में और परसों जब तक क्लास शुरू होगी तब तक भी आपके पास टाइम रहेगा। इन 18 फॉर्मूलों को अपनी रफ कॉपी पे कम से कम 10-12 बार बिना देखे नोट करने की कोशिश करो, जब तक याद ना हो जाए, इनको छोड़ना नहीं। 18 के 18 फॉर्मूले, ठीक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं। कल क्योंकि संडे है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 को करें। डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करें। उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है। आइए सीखते हैं। पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का मैंने क्या बताया, जरा देखो। पहला फॉर्मूला क्या बताया है, पहला फॉर्मूला मैंने बताया है डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। यही है ना पहला वाला, डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इक्वल टू 0। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। चलिए सेकेंड फॉर्मूले को यूज करके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। तो पावर पहले क्या थी, n, और डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर हो गई n माइनस 1। तो पावर 1 कम हो जाती है, और जो पावर थी उसको आगे भी लिख देते हैं। तो फॉर्मूला फिर से बोलो, डी डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन दिया मैंने, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 क्या होगा। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4। तो यहां n की जगह 4 है, तो व्हाट विल दिस बिकम, n की जगह 4 है, n एक्स पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1। और इतना तो जानते ही होंगे कि 4 माइनस 1 इज 3। क्या कहा, जानते हो, बहुत टैलेंटेड हो यार। तो आंसर क्या होगा इसका, 4x क्यूब। हो गया, खत्म, बस। तो देखिए जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए क्वेश्चन करना बच्चों का खेल है।
ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 20, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो यहां डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 20, तो n की जगह 20, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n की जगह 20 इंटू एक्स पावर 20 माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 20 माइनस 1 होता है 19, दिस इज द आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7/5, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7/5 इट इज इक्वल टू क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां n की जगह कौन है, 7/5, तो आंसर होगा इक्वल टू n की जगह 7/5 x पावर n माइनस 1, n की जगह 7/5 माइनस 1, और 7/5 माइनस 1 होता है 2/5, तो आंसर इज 7/5 x पावर 2/5। ठीक है, एक और क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। मान लो आपको ये करना है, डी डी एक्स ऑफ 1/x² करना है। तो 1/x² को बच्चों आपने सीखा होगा, ये x² को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x पावर -2, x² को ऊपर ले गए, x पावर -2, तो ये डी डी एक्स ऑफ x पावर -2 है। तो कौन सा फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूले से मैच हो रहा है, सेकेंड फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ x पावर n, यहां n की जगह -2 है, तो डी डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल टू व्हाट, n की जगह -2 है, x पावर n-1, n की जगह -2 है, -1, तो दैट इज इक्वल टू -2 x पावर -3, दिस इज द आंसर। यहां पे जोड़ सकते हो, और अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो x पावर -3 है इसे नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर -3 पावर प्लस हो जाएगी। 9th क्लास में सीखा होगा, नीचे से ऊपर आते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो x पावर 2 ऊपर आए तो x पावर -2, अगर नीचे जाओगे तो वापस से माइनस पावर प्लस पावर बन जाएगी, तो x पावर -3 इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हो जाएगा x पावर 3। तो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/x³, x पावर -3 को नीचे ले गए, x³ बन गया। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन करना आया होगा। अभी बिल्कुल शुरुआत है, आज पहला दिन है, तो अभी बहुत हल्के हल्के प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स मुश्किल होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स कितने भी मुश्किल हो जाए, अगर आप लोग सारे फॉर्मूले याद कर लोगे तो ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, चाहे कितना भी मुश्किल हो। दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल माय स्टूडेंट्स। इसलिए बच्चों, मैं आपको होमवर्क टास्क दे रहा हूं। पहला टास्क तो ये है, कल संडे है, तो पहला टास्क ये है कि लॉग की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। फर्स्ट टास्क। टास्क नंबर 2, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले बताए हैं उनको अच्छे से याद करना है। रफ कॉपी पे सभी फॉर्मूले याद करके बिना देखे लिखने हैं। तब तक लिखने हैं जब तक आपको सारे याद ना हो जाए। तो 10-12 बार ये जो मैंने फॉर्मूले दिए हैं उनको बिना देखे लिखना है, जब तक बिल्कुल अच्छे से याद ना हो जाए। और टास्क नंबर
पास जो मॉड्यूल है उसमें डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कल छुट्टी के दिन को यूज करें और पूरा होमवर्क फिनिश करके मंडे को डिफरेंशिएशन आगे पढ़ना शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन।